हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। पहली है वियना कन्वेंशन, देन हम डिस्कस करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड देन किगाली अमेंडमेंट। तो इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल, किगाली एंड देयर टारगेट्स क्या थे, इनके टारगेट्स क्या था, एम, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चन से। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। The statement 1 says sorry, this is a mistake here. ठीक है, 2 and this is 3. 3 statements are there. Find out the correct statement. The first statement says Vienna Convention came up with the legally binding targets to protect the ozone layer. The first says. The second says Montreal Protocol was aimed at banning ODS, that is ozone depletion substances and greenhouse gases for the protection of ozone layer. And the third statement says Kigali Amendment has no legal binding targets. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वियना कन्वेंशन में लीगली बाइंडिंग टारगेट थे, मॉन्ट्रियल जो थी वो ओडीएस एंड ग्रीन हाउस गैसेस दोनों को टारगेट कर रही थी, एंड किगाली अमेंडमेंट जो है उसमें कोई लीगल बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। ये है स्टेटमेंट, ये है आपके ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, आप कर भी पाएंगे, नहीं भी आया तो मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओजोन प्रोटेक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज यू माइट हैव हर्ड और यू माइट हैव लर्न समवेयर कि ओजोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। The ozone is divided in 2 parts. One is good ozone and the second one is bad ozone. ठीक है, सो जो ऊपर है दैट इज गुड ओजोन, मतलब जो आपने पढ़ा होगा ट्रोपोस्फेयर है, देन इट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो समवेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज अ ओजोन लेयर। अब वो ओजोन जो लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। आप देख सकते हैं यूवी बीटा रेडिएशन से, तो वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं जब आप यूवी बीटा रेडिएशन करते हैं, बात करते हैं। जब भी वो ओजोन लेयर से पास होते हैं तो मोस्टली ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द फर्स्ट थिंग इज कि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है यूवी बीटा रेडिएशन, बिकॉज इससे स्किन कैंसर हो सकता है। सो इट मींस ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द स्किन कैंसर एट वन गो, मतलब हम पहली चीज ये समझते हैं। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वन इज कि हमारी जो अर्थ है वो हीट अप नहीं होती ज्यादा, बिकॉज ये बहुत सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशंस को, जो सोलर रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब करता है। आप समझ गए होंगे, तो ये बहुत ही काम का है। इसलिए जो स्ट्रेटोस्फेरिक की ओजोन है उसको बोलते हैं हम गुड ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज टर्म्ड एज अ गुड ओजोन, राइट। बट जब भी वो ट्रोपोस्फेयर की बात करें, ट्रोपोस्फेयर मतलब अर्थ के जस्ट पास वाली जो ओजोन होती है, वो एक पोल्यूटेंट की तरह काम करता है। और खास करके फोटोकेमिकल स्मोग एक होता है, फोटोकेमिकल स्मोग आप पढ़ेंगे, स्मोग जो होता है फोटोकेमिकल स्मोग, इसमें ओजोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, एंड ये बहुत बड़ा एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, खास करके ग्राउंड सरफेसेस पे, ठीक है, और बहुत ही विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब जो ओजोन है, अगर सरफेस पे बात करें, अर्थ के सरफेस पे, तो दैट बिकम्स अ पॉल्यूटेंट, ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है बैड ओजोन। अब ये तो हमें समझ में आ गया गुड ओजोन बैड ओजोन क्या है। अब जो चिंता वाली बात है, व्हाट इज द कंसर्न? कंसर्न इज कि दिस ओजोन लेयर इज कंटिन्यूअसली बीइंग डिप्लीटेड और बीइंग इरोडेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। कंटिन्यूअसली हम इस ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जैसे जैसे ये ओजोन लेयर ऊपर से गायब होती जाएगी, आपका यूवी बीटा रेडिएशन जो आप देख रहे हैं काफी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा था, वो नहीं हो पाएगा, और जो हमारा ना सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा बल्कि स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाएगा अर्थ पे, राइट। तो इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हैं। आपने पढ़ा होगा अंटार्कटिक के ऊपर कितना बड़ा ओजोन लेयर में होल है, जिसकी वजह से आप आइस मेल्टिंग हो रही है, बहुत सारे फिनोमेनाज हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर हम आते हैं वियना कन्वेंशन के साथ, राइट। सो दिस वियना कन्वेंशन जो है ये आती है 1985 में, लेकिन इनटू फोर्स आती है ये 1988 में। इसका एम था कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं, खास करके वो सब्सटेंसेस जो आपके रेफ्रिजरेशन में काम आते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं, या फिर जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो हैं इनको धीरे धीरे क्या करना है, हमें खत्म करना पड़ेगा। ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनका धीरे धीरे हमें यूज कम करना है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओजोन 3 लेयर, राइट। बट इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें कोई लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे। नो लीगली बाइंडिंग टारगेट्स, मतलब जो देश हैं वो इसको फॉलो करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। इट मींस क्या इसको फॉलो किया जाएगा? ऑब्वियसली नहीं।
तो इसके ऊपर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मतलब जो कंट्रीज हैं उन्होंने ज्यादा इस पे काम नहीं किया। सो वी केम अप विद द सेकंड प्रोटोकॉल, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन में एक डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। प्रोटोकॉल मींस कि वहां पे कुछ ऐसा बाइंडिंग नहीं होगा, बट जो कन्वेंशन मींस कि वहां पे कुछ बाइंडिंग नहीं होगा, बट जब भी प्रोटोकॉल आएगा मतलब इट्स मेन पर्पज इज टू एक्टिवेट द कन्वेंशन। तो कन्वेंशन को एक्टिवेट करने के लिए हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, 1989 में ये फोर्स में आता है। अब इसका जो एम था वो क्या था वो समझिए। इसका एम था to eliminate or to phase out the use of brominated and fluorinated हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनको आपको धीरे धीरे हटाना है, बट ध्यान रखना ये भी फेज्ड मैनर में होगा, राइट, फेज्ड मैनर में। तो ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, ये काम आते हैं रेफ्रिजरेशन में, स्पेशली प्रोपेलेंट इंडस्ट्रीज में स्पेशली। तो इसके लिए फिर यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए होगा ना रिप्लेसमेंट इनका। तो रिप्लेसमेंट के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दैट इज HFC को अलाउ किया गया कि ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम धीरे धीरे फेज्ड आउट मैनर में हटाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आई होप आपको वियना एंड मॉन्ट्रियल समझ में आ गया होगा विदाउट लीगली बाइंडिंग टारगेट्स। एंड यहां पे हमने थोड़ा उसको प्रोटोकॉल लाया, तो मतलब कन्वेंशन जो है उसको एक्टिवेट कर दिया। इसमें हम ब्रोमिनेटेड एंड फ्लोरिनेटेड जो कार्बन्स हैं हाइड्रोकार्बन्स, उसका यूज धीरे धीरे खत्म कर देंगे फेज्ड मैनर में, ध्यान रखना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वियना एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड ध्यान रखना ये जो कन्वेंशन है आप देख सकते हैं वियना नॉट लीगली बाइंडिंग थी, इसमें हमने देखा 1989 का, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इसमें ध्यान रखना कि ये मोस्टली मतलब सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट्स हैं ये वाले। इसमें 197 पार्टीज जो हैं यूएन की, वो सभी ने इसको एग्रीमेंट के ऊपर यस किया था, एंड प्लस यूरोपियन यूनियन, ये सारा मतलब बहुत बड़ी एक कन्वेंशन है जो वाइडली एक्सेप्टेड बोला जाता है द कन्वेंशन। ठीक है, इस वाली को, वियना एंड मॉन्ट्रियल को। अब दिक्कत क्या थी, अब दिक्कत ये थी कि इसने जो बोला कि HFC आपको अलाउड है, HFC आप यूज कर सकते हो, बट ये जो HFC है ये ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। तो ये ग्रीन हाउस और बहुत पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है ग्रीन हाउस गैस के रूप में, और ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब हमने ओजोन को तो बचा लिया, लेकिन हमारे जो प्लैनेट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से हम नहीं बचा पा रहे, बिकॉज HFC तो हमने अलाउ किया हुआ है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी केम अप विद द किगाली अमेंडमेंट। सो किगाली अमेंडमेंट में ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल में ध्यान रखना पहले तो कि सिर्फ ओजोन को बचाने का इसमें था कि ODS को हम हटाएंगे, बट ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो यहाँ पे बैन नहीं की गई, क्योंकि HFC एक ग्रीन हाउस गैस ही थी जो खुद रिप्लेसमेंट के तौर पे यहीं पे बताई गई थी, राइट। अब हम आए किगाली अमेंडमेंट के साथ, बिकॉज वी वांटेड टू रिमूव दिस ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम आवर प्लैनेट। ठीक है, तो हम आते हैं किगाली अमेंडमेंट के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किगाली अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। आपने ये भी पढ़ा होगा IPCC की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि हम जो है 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे जो प्लैनेट का टेम्परेचर है उसको रोकना चाहते हैं पेरिस क्लाइमेट डील के साथ, लेकिन हमारा IPCC कह रहा है कि हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने की ओर जा रहे हैं। अब उसको रोकना है तो हमें ऐसे कुछ अरेंजमेंट के साथ आना ही होगा। तो किगाली अमेंडमेंट जो है उसका एम यही था। तो 28th COP होती है जिसमें किगाली रवांडा जो कंट्री है वहां पे होती है। इसमें जो एम था वो आप देखिए, टू रिमूव द HFC बाय 2048। हमें पूरी तरह से HFC हटा देना है, और खाली ये HFC हटा देने से आपको पता है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं हमारे प्लैनेट का इस सेंचुरी में, राइट, मतलब उसको रोक सकते हैं। तो ये था। इसके बाद ध्यान रखना कि ये लीगली बाइंडिंग टारगेट्स के साथ आता है। तो लीगली बाइंडिंग टारगेट्स हैं इसमें, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंड ये कम जो फोर्स में आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2019 से, ठीक है, मतलब आ चुके हैं। सो दिस इज किगाली अमेंडमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है आप ध्यान रखना कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंट्रीज जो हैं उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, 3 ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें सबसे डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US, UK, वेस्टर्न कंट्रीज जो है ये मोस्टली इसमें है। दूसरे वाले में डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बट जो बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना, ब्राजील, ठीक है, वो सब यहाँ पे हैं। एंड फॉर द थर्ड वन इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसमें भी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान,
ईरान, इराक, ये सब इस तीसरे ग्रुप में है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तीन अलग अलग ग्रुप क्यों बना है? बिकॉज हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेशन में एचएफसी का हमें धीरे धीरे हटाना है, एचएफसी का यूज खत्म करना है। सो हम आए इस आइडिया के साथ कि ये जो देश हैं इनके पास बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट ये लोग कर सकते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इनको और ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो टाइम जो है वो बाय करने के लिए इनको तीन ग्रुप में बांटा गया है। अब इनका देखिए आप टारगेट्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, जैसे यूएस वगैरह हो गया। इसमें जो इनको टारगेट दिया गया है, जिस टारगेट को जिस ईयर को देखा जाएगा बेस लाइन के रूप में कि इस साल जितना था उससे इतना कम कीजिए, तो इसका जो बेस लाइन होगा, मतलब किस टारगेट को किस ईयर को देखते हुए रिडक्शन करना है, तो ये दिया गया इनको 2011 to 13। ठीक है, और इनको टारगेट्स फॉलो करने हैं 2019 ऑनवर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। 2019 ऑनवर्ड्स आपको इसको फॉलो करना है, मतलब यहां से आपको लागू करना है। एंड 2036 तक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको 85% ऑफ देयर जो इनका एमिशन होता था इस ईयर में, इस टाइम में, उसका 85% इनको रिड्यूस करना है। ठीक है, ईयर दिया गया उनको 2036, राइट। दूसरा ग्रुप की अगर बात करें, दैट इज ग्रुप 2, जिसमें हमने बात करी, जिसमें चाइना था, ब्राजील था, तो उनके लिए जो टारगेट ईयर दिया गया दैट इज 2022 एंड 24। यहां ध्यान रखना, इसमें 5 ऐड कर दो, दैट इज 2024। तो 2024 से इनको भी लागू करना है। एंड इनको जो यहां पे टाइम दिया गया है दैट इज 2045, एंड इनको करना है 80% रिडक्शन। कौन से ईयर को? बेसलाइन को। इनका बेसलाइन है 2022 एंड 24। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे याद कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ग्रुप 3 है, जिसको ये जो दिया गया दैट इज 2024 एंड 26, और ये जो इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज फ्रॉम 2028, और ये जो इनका टारगेट होगा दैट इज 2047 तक इनको करना है 85% रिडक्शन, राइट। 85 एंड दिस इज 80%। तो ये है टारगेट्स। ठीक है, अभी आपको थोड़े कम समझ में आ रहे होंगे आई होप कि, लेकिन इसको मैं आपको बता दूंगा याद कैसे करना है। तो आप देखेंगे तो हमने देखा 3 ग्रुप में बांट दिया, डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलपिंग। देन हमने देखा यहाँ पे है यूएस, जापान, वेस्टर्न कंट्री जो भी बड़ी है, इनका फ्रीजिंग टारगेट मैंने बताया आपको 2019 है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे याद रखने हैं। वापस हम चलते हैं एक बार इनके टारगेट्स पे। तो टारगेट्स में देखिए ग्रुप 1 जो कंट्रीज थी, यानी इंपोर्टेंट कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, इनका टारगेट बस यहां से याद रखना 2011 to 13। इनको फ्रीजिंग दिया गया है, फ्रीजिंग टाइम इज 2019, यानी कि यहां तक जितना आपका एमिशन था कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट आफ्टर 2019 आप लीगली बाइंडिंग है आपके ऊपर टारगेट्स, तो कि यू हैव टू रिड्यूस योर एमिशंस बाय 85% बाय 2036, एंड द लेवल ऑफ एमिशंस व्हिच वाज एमिटेड इन 2011 to 13 उसको आपको रिड्यूस करना है बाय 85% से। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए। 2019 से ये लीगली बाइंडिंग हो गया एग्रीमेंट। इसके बाद यहां देखिए +5 कर दीजिए, दैट इज +4। ठीक है, +5 करेंगे दैट इज 2024, 2028। ठीक है, तो ये है चाइना कब से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा? 2024 से, इंडिया 2028 से, राइट। अब यहां पे देखिए आप 85%, दिस इज 80, दिस इज अगेन 85%। ठीक है, ईयर अगर आप देखेंगे ये याद कर लीजिए 36, देन आप याद रखिए 9/11 की जो घटना है वो याद रखिए 9/11। So this is +9 into 36 that is 2045 and +11 2047। ठीक है, तो ये है टारगेट। आप कैसे याद रख सकते हो? अगर याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो बस इतना याद रखना 2019 से ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, इंडिया के लिए आप याद रखिए 2028 से ये हमारा लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, हमें उस डायरेक्शन में काम करना है। एंड ये आपको आराम से याद रख सकता है कि हमारी आजादी के 100 साल हो जाएंगे 1947 से 2047, तो बाय 2047 हम लोग इसको इतना कम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा किगाली अमेंडमेंट, वियना एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समरी में मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं वियना, then we came up with, this came into 1988, then we came up with Montreal, and this was the period of 1989, no legally binding। ठीक है, यहाँ पे brominated and fluorinated हाइड्रोकार्बन्स जो है इनको एलिमिनेट करना है। ऑप्शन was given HFC। then we came up with the
किगाली इज नथिंग बट एन अमेंडमेंट इन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक अमेंडमेंट है किगाली। इसका एम क्या है, HFC को रिड्यूस करना है, मतलब खत्म करना है पूरी तरह से बाई 2048। कैसे करना है, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो है इस तरह से है, लीगली बाइंडिंग है, यस दिस किगाली इज लीगली बाइंडिंग फॉर ऑल द कंट्रीज, ठीक है। सो ये है समरी, अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखना। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन सेज कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है आपको। द फर्स्ट सेज वियना कन्वेंशन केम अप विद लीगली बाइंडिंग टारगेट्स, डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कन्वेंशन है, कोई लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो 1A एंड B जो है आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एम्ड एट बैनिंग ODS, ठीक है, ये हमें पता है, एंड ग्रीन हाउस गैस, नो दिस वाज नॉट ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि इसमें HFC अलाउड था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है, मतलब 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑल अबव तो गलत ही होगा डेफिनेटली। थर्ड, वी विल हैव टू चेक दिस थर्ड वन, किगाली अमेंडमेंट हैज नो लीगली बाइंडिंग टारगेट्स, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। तो तीसरा भी गलत है, आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, राइट। सो ये था आप आज का वीडियो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप शेयर एंड लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.